हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, ये हमारा पार्ट 3 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन है अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। जैसा कि आपको पता है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। और महावीर स्वामी का जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था और ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर और जंगल में रहने लगे थे और 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालसा को बताया। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची, सारनाथ, भरहुत, अमरावती। इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। बुद्ध का जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था और ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए किस भाषा का चुनाव किया? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा का चुनाव किया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में उल्लेखित हैं? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक में उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, ये कथन सही नहीं है। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, न कि अपने माता पिता से। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं, विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार और बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली
थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें किस रूप में रहना होता था? ऑप्शन है जंगल में रहकर साधना, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चार आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। जरथ्युस्त्र की ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा कथन सही है? यहाँ छूट गया, सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा था, ये बिल्कुल सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये भी सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों, चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये हमारा जो कथन है वो सही नहीं है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, ये सही नहीं है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये कथन जो हमारा है वो सही नहीं है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व की गई थी और गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात के वल्लभी, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, न कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका सी आंसर है ऑप्शन डी। यहां पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। ऑप्शन डी, ये जितने भी कथन है हमारे सब सही हैं। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पनिनी ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से या व्याकरण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्याकरण से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की बहुत ही ज्यादा सहायता की थी। ये इनके गुरु भी थे कौटिल्य, ये याद रखना। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले चंद्रगुप्त, इनके पुत्र बिंदुसार और इनके पुत्र अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ये सभी जगह से हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। दूसरा है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, ये दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि कर नियमित रूप से लिया जाता था। नियमित, और नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए और बी दोनों कथन सही है, यानी कि सी हमारा सही आंसर होगा। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, या डी, ये सभी। तो हमारा डी ऑप्शन है, ये सही है, ये सभी सही हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीस था। और ये डिमेकस या डायमेकस, ये बिंदुसार के शासनकाल से संबंधित है। और वेनसांग
हर्ष के काल से संबंधित है। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए धम्म महामात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तमिल, देवनागरी, ब्राह्मी या बांग्ला? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी पोडुका। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताईं। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। ये बिल्कुल सही है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ये भी सही है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।